नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पाल स्वागत करता हूं आपका राइज अप एकेडमी में। चलिए, जैसा कि हमने कहा था, हम जीएस के कुछ पोर्शन लेंगे। जीएस के पोर्शन में स्टैटिक जीके का पहला एक चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यानी दूसरे चैप्टर में। हमने आपको बताया था कि हम 10-10 क्वेश्चन की श्रृंखला लाएंगे और डेली आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी। ठीक, समय व्यतीत नहीं करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं सीधा क्लास में। क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े तो सही से पढ़े। सही से इन द सेंस जो बात का नहीं होता है, बहुत से मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी में समस्या हो जाती है और इसी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन की क्या हो जाती है, क्वेश्चन पूरा उल्टा हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन क्या रखा है कि हरित गृह गैस कौन सी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है, मीथेन लिखा है और आर्गन लिखा है। ठीक, अगर बात करेंगे हरित गृह गैसें कौन सी होती हैं तो हम आर्गन की बात करेंगे। ठीक है, कौन सी नहीं होती हैं तो हम किसकी बात करेंगे, आर्गन की बात करेंगे। यानी कि वो गैसों की बात करते हैं जो वातावरण तो विद्यमान होती हैं लेकिन निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और जिनका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक किसमें करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में करते हैं। ठीक, इसमें करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में करते हैं। यानी कि बात करते हैं तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। प्राकृतिक में निष्क्रिय गैस जैसे हीलियम होती है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ठीक, ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं और इनका प्रयोग कहां करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में किया जाता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आज के समय में हम लोग एलईडी प्रयोग करते हैं, इसके पहले हम लोग सीफेल प्रयोग करते थे, उसके पहले हम लोग बल्ब प्रयोग करते थे। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता था, ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट लगा होता था वो टंगस्टन का होता था और उसमें आर्गन गैस भरी जाती थी, यानी कि अंदर क्रिया ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में इसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करते हैं हरित गैसें कौन कौन सी हैं, तो जलवाष्प भैया, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कौन है, ओजोन है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें तो हम लोग सब जानते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर बात करते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है तो 78.08% है। ऑक्सीजन का परसेंटेज देखेंगे तो 20.95% है और अगर हम आर्गन की बात करेंगे तो 0.93% है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हरित गैसें कौन सी नहीं है, तो जो वातावरण में होती हैं और निष्क्रिय अवस्था में होती हैं, ठीक है, वो ग्रीन हरित गैसें नहीं होती। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन की बात करते हैं तो ये हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा, अगर बात करें इसकी पहल कब की गई, ठीक, तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और 45 देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि इस ओजोन परत को सुरक्षा के लिए हमने क्या किए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बुलाया गया जिसमें 45 देशों ने क्या किया, इसमें हस्ताक्षर किए कि इसका कम से कम क्षरण हो और इसके कॉजेज क्या क्या हैं, किस प्रकार से इसका संरक्षण किया जा सकता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रावधान बनाएंगे। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष क्या किया, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक, अब बात करते हैं, यह समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। जैसे ओजोन परत जो है हमारी, ठीक है, लगभग अगर नीचे से देखेंगे तो ये 15 से कितनी 40 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, मोटाई होती है और ये क्या करती है, पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में पड़ेगी तो क्या हो सकता है, हमारी बॉडी की स्किन से संबंधित डिजीज
उत्पन्न होने लगेंगी। जैसे हम स्किन कैंसर की बात करें, किसकी, स्किन कैंसर की बात करेंगे, तो इस प्रकार की क्या हो जाएंगी, बीमारियां पैदा होने लगेंगी। इस कारण से ओजोन परत का संरक्षण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। भाई देखिए, जैव निम्नीकरण की बात आती है तो वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो वातावरण में होते हैं और स्वतः क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। स्वतः अपघटित होने वाले पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण ले लें ऊन का, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। अब बात कराती है प्लास्टिक की, ठीक है, एल्युमिनियम की, फाइबर की, कांच की, ये स्वतः अपघटित नहीं हो सकते भाई। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण में कौन आता है, ऊन आता है। आगे बात करेंगे, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूखे पत्तों की बात करेंगे, हम घास और फूल की बात करेंगे, खाद्य अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वतः अपघटित हो जाएं वातावरण में। ठीक, आगे बात करते हैं, किस उत्पादन को इको मार्क दिया जाता है। भाई देखिए, बात आती है इको मार्क। इको मार्क की जब बात करेंगे हम लोग, तो हम उस उत्पादन को इको मार्क देते हैं जो प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए होते हैं और वह पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, लेकिन कैसा हो, पर्यावरण को भी क्षति ना हो, हानि ना हो, यानी जिसका संबंध, यानी जिसका मित्रवत व्यवहार हो किसके साथ में, पर्यावरण के साथ में। हम उस चीज का प्रयोग ज्यादा करें जो पर्यावरण से रिलेटेड है और पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ठीक है, चलिए, इको मार्क योजना वर्ष 1991 में शुरू की गई। ठीक, इको मार्क का लोगो क्या होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान है। इसको इको मार्क बात करेंगे। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो कब बात की जाएगी, 1991। ठीक है, 1991 की बात करेंगे। ठीक, अच्छा, ये पारिस्थितिक तंत्र पर कम से कम प्रभाव के उद्देश्य का मानक होता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है, इसका सबसे कम प्रभाव पड़ेगा हमारे वातावरण पे, हमारे पारिस्थितिक तंत्र, इसी का ये मानक होता है क्या, इको मार्क। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक, जो भारतीय हमारा मानक ब्यूरो है उसके द्वारा इको मार्क जारी किया जाता है। किस पदार्थ पर इको मार्क लगना है, यानी वो वातावरण के अनुकूल है, हमारे वातावरण को कम प्रभावित करेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा, कौन सा भाई, पहला हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा। अगर सौर ऊर्जा संचालित पहले हवाई अड्डे की बात करेंगे भाई, तो हम किसकी बात करेंगे, कोचीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कोचीन की बात करेंगे। भाई ये हमारे भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला क्या हवाई अड्डा है। और जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा, यानी कि आर्टिफिशियल बिजली कम प्रयोग होगी और, ठीक है, प्रदूषण कम होगा। जब प्रदूषण कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा वातावरण कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो आइए देखते हैं। लिखा है, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल राज्य में स्थित है। कहां भाई, केरल राज्य में स्थित है। 1999 में इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया, और यह भारत का 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक, ये भारत का 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसने यह उपाधि 2015 में प्राप्त की, यानी कि संपूर्ण सौर ऊर्जा से चलने की उपाधि कब की, 2015 में इसने प्राप्त की। इस हवाई अड्डे ने कार्बन फुटप्रिंट में 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी की। 3 यानी कि हम बात करते हैं तो 30 लाख पेड़ लगाने के बराबर। ठीक है, 30 लाख पेड़ लगाने का बराबर इसने क्या किया है, कार्बन का कम अवशोषण किया है। ओके, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। यानी भारत सरकार द्वारा SDG का एक मानक होता है, यानी कि हम लोग ये लक्ष्य करते हैं कि कौन कौन सा मानक हम लोग पूरा कर लेंगे। यानी कि बात आती है शून्य भूख की, बात आती है,
गुणवत्तापरक शिक्षा की बात आती है, लैंगिक समानता की बात आती है। यानी हम लोग बात करेंगे तो देखिए, अगर हम अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हम अगर अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करते हैं तो ये भाई हम लोग 2030 तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य हमारा से बाहर है। ये तीनों लक्ष्य हमारे इस हमारे एस, ठीक है, यानी एसडीजी के अंदर आते हैं। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब एसडीजी होते कितने हैं? ये 17 लक्ष्य हैं हमारे अंदर, ठीक है। हमारे देश में कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 लक्ष्य हैं। उनमें से अगर बात करते हैं गरीबी निर्धनता की बात करते हैं तो एसडीजी 1 में आता है। शून्य भूख की बात करते हैं तो एसडीजी 2 में आता है। और स्वस्थ सुरक्षा एवं ये स्मॉल नहीं होगा, ठीक है, स्वस्थ सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन होगा। क्या होगा? स्वस्थ जीवन की बात करेंगे तो एसडीजी 3 के अंतर्गत आता है। और गुणवत्ता शिक्षा की बात करेंगे तो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? एसडीजी 4 के अंतर्गत आता है। यानी अगर एसडीजी की बात करते हैं, अगर हम लोग मानक की बात करते हैं भाई, तो मानक हमारे 17 लिए गए हैं एसडीजी, जिसमें से ये निम्न है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण परिरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई देखो, ये अधिनियम कब पारित किया गया? तो अधिनियम पारित किया गया 1986 में। कब पास किया गया? 1986 में अधिनियम पास किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक। अब विश्व पर्यावरण दिवस, संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। सबसे पहला 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण की ओर खींचा। पर्यावरण की ओर खींचा। कब खींचा? 1972 में। और हमने क्या किया? अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण दिया गया। यानी कब दिया गया? इसके पहले संविधान में इसका अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन हम लोगों ने किया क्या? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब किया भाई? ये हम लोगों ने कब किया भाई? इसकी बात करेंगे तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, हमने अनुच्छेद क्या जोड़ा? 48 का जोड़ा। 48 का में पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया, दिया गया। यानी इसमें क्या था कि इसमें राज्य को अधिकार दिए गए, ठीक है, राज्य को अधिकार दिए गए कि वे अपने राज्य में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधे व उनमें वन्य जीवों की क्या करे? रक्षा करे। ये इसको अधिकार दिए गए, ठीक है। वन व राज्य को दिया गया कि वह वन व वन जीवों की क्या करे भाई? रक्षा करे, ठीक है, रक्षा करे, वह उनका क्या करे? संरक्षण के, इसका अधिकार दिया गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 51 का जी। ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो जीवों की सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति क्या करे? दया करे। यानी 51 का ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक यानी राज्य के नागरिकों क्या है? मौलिक अधिकार है। उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो प्रत्येक जीवों की क्या करे? के प्रति दया रखे और वनों के प्रति क्या करे? वनों की क्या करे? सुरक्षा करे, ठीक है। ये उसका मौलिक अधिकार। यानी हमारे वातावरण को शुद्ध करने का जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्यों के नागरिकों की है, ठीक है। हम लोग अगर अपने पेड़ पौधे काटेंगे, अगल बगल के पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा? वातावरण हमारा प्रदूषित होगा। ये हमारा मौलिक अधिकार है भाई, ठीक है। और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य भी है हमारा, ठीक है। मौलिक अधिकार ये है कि हम मना करें भाई नहीं काट सकते हो आप लोग,
कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम मना कर सकते हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य ये है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और उनका क्या करें, संरक्षण करें, उनके साथ साथ वहां उसमें, ठीक है, जो जीवित जीव हैं उनकी भी क्या करें, हम लोग रक्षा करें, वह उनका संवर्धन करें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड खान मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है? तो हम बात करेंगे आई हॉल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आई हॉल की बात करते हैं। ये क्या है भाई? लॉर्ड खान मंदिर आई हॉल कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात करते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। अगर बात करते हैं सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप भाई हमारे सम्राट अशोक, ठीक भाई, अशोक ने बनवाया था, बनवाया था। और लगभग ये कैसा, ये प्रथम अशोक का स्तूप था जिसमें जिसमें क्या बने, 4 शेर बने हों और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी बना हुआ है, ठीक। बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की। तो एलोरा की गुफाएं भाई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित होने के साथ साथ यह जो है यूनेस्को की एक विश्व धरोहर में से एक भी है भाई, ठीक है। इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा क्या किया था, बनवाया गया था, ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा से इसे बनाया गया था। अब एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये भी कैसे हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर में एक है। इनमें अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, यानी अर्धनारीश्वर की बात करेंगे तो इसमें भाई शिव की प्रतिमा है, ठीक है, क्या भाई, शिव की प्रतिमा है। और शिव की प्रतिमा में इनका आधा धड़ जो है वो स्त्री का है और आधा धड़ कौन सा है, आधा धड़ पुरुष का है, यानी शिव का है। अगर बात करते हैं स्त्री का कौन सा है, तो ये जो हमारा दाहिना होता है, ठीक है, यानी बायां हाथ की बात करेंगे, जब बाएं की बात करेंगे तो ये नारी का और ये दाहिना हाथ पुरुष का, ठीक। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। लिखा है अलेक्जेंडर डेल रिप्पल पुरस्कार किसके हाइड्रोग्राफिक कार्यालयों द्वारा दिया जाता है? तो हम बात करेंगे यूके के द्वारा बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? यूके के द्वारा बात करेंगे। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूके के द्वारा दिया जाता है। अब अलेक्जेंडर डेल रिप्पल पुरस्कार यूके हाइड्रोग्राफिक कार्यालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है? टुन टुन यूनाइटेड किंगडम में है भाई, ठीक। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब बात करते हैं ये किस लिए दिया जाता है, तो महासागरों का समर्थन करने के लिए समुद्री भू स्थानिक, ठीक है, समुद्री भू स्थानिक डेटा में क्या किया जाता है, विशेषता रखना है। यानी कि हम इससे भी रिलेटेड है कि समुद्र में गंदगी कम फैलाएं, प्रदूषण कम फैलाएं, उससे भी रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। भाई देखो वायुयान में पहली 2 व्यक्ति उड़े थे, वो कौन थे? राइट बंधु थे भाई, अमेरिका के थे, ठीक है। कहां के थे? वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले राइट बंधु संयुक्त राज्य अमेरिका के थे और 17 दिसंबर 1903 को आर्विल और विल्वर, ये 2 अमेरिकी कौन थे? भाई थे, ठीक है, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया और उड़ान भी भरी। अब बात करते हैं ये लोग कौन थे भाई? देखो ये लोग साइकिल दुकान में काम करते थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने देखा कि साइकिल की अगर देखेंगे पहिए को 1.5 इंच होते हैं, 1.5 इंच की मोटाई होती होगी भाई पहिए की। अगर ये 1.5 इंच में बैलेंस बना सकती है तो इन्होंने सोचा क्या हम एरोप्लेन जैसी कोई संरचना बनाएं और क्या बैलेंस बना सकते हैं। तो इन्होंने ये सोच के साथ क्या किया, एरोप्लेन का आविष्कार किया। और क्या किया, इसका आविष्कार के साथ साथ पहले उड़ने वाले व्यक्ति भी बने। अब हम बात करते हैं शिवकर बाबूजी तलपड़े की बात करेंगे। तो शिवकर बाबूजी तलपड़े कौन है भाई? शिवकर बाबूजी तलपड़े, ये सबसे पहले क्या करे, इन्होंने एरोप्लेन बनाया। इन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया और मुंबई के जुहू चपाटी में उड़ाया और लगभग 1500 की क्या करी, 1500 की उड़ान भरी। लेकिन ये कैसा था, ये एक आर्टिफिशियल एरोप्लेन था जिसने केवल उड़ान भरी, इसमें कोई मानव नहीं था, ठीक है। अगर बात करते हैं कि लियोनार्डो डा विंची की बात करते हैं तो इन्होंने वो जो पैरासूट होता है, पैरासूट का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक। चलिए, ओके, थैंक्स। तो आज की 10 क्वेश्चनों की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट कल मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी भाई, ठीक है।
नमस्कार दोस्तों,